आज हम लीडरशिप के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल पर बात करने वाली हूँ। हमारे पास ब्रेव लीडरशिप नाम की एक किताब के शुरुआती हिस्से से कुछ कमाल के विचार हैं। जब हम एक लीडर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है, कोई जो हमेशा मजबूत हो, जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, जो कभी कोई शक न दिखाए। फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं, लेकिन क्या हो अगर लीडरशिप का असली मतलब इसके ठीक उल्टा हो। आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर, अनिश्चितता और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये सब एक मजबूत लीडर की निशानियां कैसे हो सकती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। ये लाइन सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इसका असल जिंदगी में एक ऑफिस के माहौल में क्या मतलब है? इसका मतलब काफी गहरा है। पारंपरिक लीडरशिप का जो मॉडल है वो कंट्रोल और निश्चितता पर टिका होता है। मतलब मैं बॉस हूं, मुझे सब पता है और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इस मॉडल में लीडर के लिए ये कहना कि मुझे इस बारे में नहीं पता या मुझे आपकी मदद चाहिए लगभग नामुमकिन होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहने से उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। और यहीं पे जो सोर्स है वो इस पूरी सोच को पलट देता है। वो कहते हैं कि असली हिम्मत इन कामों में है, मुश्किल बातचीत करने में, ऐसे फैसले लेने में जिनके नतीजे की कोई गारंटी ना हो, और सबसे बढ़कर अपनी टीम के सामने ये स्वीकार करने में कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे सब कुछ नहीं पता। यह हिम्मत दिखाने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो कंट्रोल पर नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित है। तो मतलब लीडरशिप कोई सुपर हीरो बनने का खेल नहीं है, बल्कि एक इंसान होने और डर के बावजूद सही काम करने का नाम है। यहाँ से एक और शब्द दिमाग में आता है, संवेदनशीलता या वल्नरेबिलिटी। ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कमजोरी की तस्वीर आती है। क्या ये लीडरशिप के लिए एक नकारात्मक गुण नहीं है? ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे सोर्स तोड़ता है। असल में सोर्स संवेदनशीलता को बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित करता है। ये रोना धोना या अपनी सारी निजी बातें सबको बताना नहीं है। संवेदनशीलता का मतलब है अनिश्चितता का सामना करना, जोखिम उठाना और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना। एक मिनट, क्या इसका कोई कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ऑफिस में ये कैसा दिखेगा? जरूर। सोचिए, एक टीम एक नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। किसी को नहीं पता कि ये सफल होगा या नहीं। उस मीटिंग में खड़े होकर ये कहना कि दोस्तों ये एक बड़ा जोखिम है, और ईमानदारी से कहूं तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। ये संवेदनशीलता है। ये अपनी अनिश्चितता को छिपाने के बजाय उसे साझा करके टीम को एकजुट करना है। हर बार जब आप किसी को मुश्किल फीडबैक देते हैं या अपनी गलती मानते हैं, आप संवेदनशील हो रहे होते हैं। अच्छा, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की खुली और ईमानदार हिम्मत है। एकदम सही। सोर्स तो यहां तक कहता है कि बिना संवेदनशीलता के हिम्मत हो ही नहीं सकती। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बहादुर होने का दावा नहीं कर सकते अगर आप जोखिम उठाने और शायद असफल होने की संभावना का सामना करने को तैयार नहीं है, और उस जोखिम का सामना करना ही संवेदनशील है। अगर हर समय बहादुर दिखने का इतना दबाव महसूस होता है तो जाहिर है कि लोग अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए कुछ तरीके अपनाते होंगे। और सोर्स में इसके लिए एक बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किया गया है, भावनात्मक कवच या इमोशनल आर्मर। जब लीडर डर या असुरक्षा महसूस करते हैं तो वे खुद को बचाने के लिए ये कवच पहन लेते हैं। भावनात्मक कवच, वाह! ये शब्द ही अपने आप में मतलब पूरी कहानी कह देता है। असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? ये कई रूपों में आता है। एक बहुत आम रूप है परफेक्शनिज्म। सोचिए उस मैनेजर के बारे में जो अपनी टीम की रिपोर्ट में एक कॉमा की गलती पर भी 10 मिनट लगा देता है। बाहर से लगता है कि वो क्वालिटी को लेकर बहुत सजग है, पर असल में शायद वो इस डर से काम कर रहा है कि अगर मेरी टीम की रिपोर्ट परफेक्ट नहीं हुई तो लोग मुझे एक काबिल लीडर नहीं समझेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा है। और एक और कवच है निंदक भाव या सिनिसिज्म। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ये प्रोजेक्ट सफल हो या ना हो। बिल्कुल। ये दर्द से बचने का एक तरीका है। अगर आप पहले ही मान लेंगे कि आपको परवाह नहीं है तो असफल होने पर निराशा कम होगी। दूसरों पर दोष मढ़ना, या जब कुछ गलत हो जाए तो पूरी तरह से चुप हो जाना और किसी से बात ना करना, ये सब उसी कवच के हिस्से हैं। और समस्या ये है कि ये कवच शायद उस एक व्यक्ति को तो पल भर के लिए बचा लेता है, लेकिन टीम के लिए बहुत नुकसानदायक होता है।
ये आपसी जुड़ाव, भरोसे और नई सोच को पूरी तरह से खत्म कर देता है एकदम। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। ये कवच आपको दर्द और आलोचना से तो बचाता है, लेकिन साथ ही ये आपको सीखने, जुड़ने और सच में आगे बढ़ने से भी रोकता है। ये एक तरह की भावनात्मक जेल बन जाता है, जहां आप सुरक्षित तो हैं पर अकेले और स्थिर हैं। तो फिर इस कवच को पहनने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सिर्फ डर या उससे भी कुछ गहरा है? डर तो है, लेकिन सोर्स एक और बहुत गहरी और मुश्किल भावना की बात करता है, जो है शेम। मतलब शेम। इसे बहादुर लीडरशिप की सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। शर्म, ये अपराध बोध या गिल्ट से कैसे अलग है? हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपराध बोध या गिल्ट होता है मैंने कुछ गलत किया। ये आपके व्यवहार पर केंद्रित होता है। जैसे मैंने मीटिंग के लिए देर करके गलत किया। ये सुधार का मौका देता है। लेकिन शर्म आपके अस्तित्व पर हमला करती है। ये अंदर की आवाज है जो कहती है मैं ही गलत हूं या मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब गलती करना और खुद को ये गलती मान लेना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये समझना ही अपने आप में बहुत कुछ बदल सकता है। एक लीडर जो शर्म की भावना से जूझ रहा है, उसका टीम पर क्या असर होता होगा? इसका असर बहुत विनाशकारी होता है। ऐसा लीडर मुश्किल बातचीत से बचता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसकी कमी उजागर न हो जाए। वो अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि टीम काम ठीक से कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो ये उसकी नाकामी मानी जाएगी। और सबसे खतरनाक, ये ब्लेम कल्चर यानी दोष मढ़ने की संस्कृति को जन्म देता है। जब कुछ गलत होता है तो पहला सवाल ये नहीं होता कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, बल्कि ये होता है कि किसकी गलती है। जो लीडर अपनी शर्म का सामना नहीं कर पाते, वे अनजाने में इसे अपनी पूरी टीम में फैला देते हैं। अगर शर्म इतनी अंदरूनी और ताकतवर भावना है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? ये तो लगभग लाइलाज लगती है। सोर्स इसके बारे में क्या कहता है? सोर्स इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तोड़ बताता है। समानुभूति, एम्पैथी। समानुभूति, लेकिन इसका मतलब क्या है? अक्सर जब कोई परेशान होता है तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं या कहते हैं अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये समानुभूति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। समानुभूति का मतलब किसी की समस्या को ठीक करना या समाधान देना नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के सुनना, किसी की परेशानी के साथ बस मौजूद रहना और उनकी भावनाओं को मान्यता देना। ये कनेक्शन बनाने के बारे में है, सुधार करने के बारे में नहीं। तो अगर मेरा कोई टीम मेंबर आकर कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और क्लाइंट बहुत नाराज है, तो सब ठीक हो जाएगा कहने के बजाय मुझे क्या कहना चाहिए? आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए जो उसकी भावना को स्वीकार करे। जैसे, ये सुनकर लग रहा है कि तुम बहुत तनाव में हो, या ये सच में एक मुश्किल स्थिति है। ये कहने से उस व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, उसकी भावना को खारिज नहीं किया जा रहा। यहाँ एक शक्तिशाली विचार है कि शर्म तब तक ही जिंदा रहती है जब तक उसे अंधेरे और रहस्य में रखा जाए। जैसे ही उसे बोलकर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने लाया जाता है और उसे बदले में जजमेंट के बजाय समानुभूति मिलती है, वो अपनी ताकत खो देती है। इससे तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। मतलब गलती होने पर एक लीडर का काम किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित माहौल बनाना है जहां लोग बिना डर के अपनी गलतियों के बारे में बात कर सके। यह जजमेंट की जगह जिज्ञासा को चुनने जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, जिज्ञासा। डर से भरा लीडर सीधे जजमेंट पे कूदता है, ये गड़बड़ क्यों हुई या किसकी गलती है। जबकि एक बहादुर लीडर जिज्ञासा चुनता है। वो पूछता है, यहां असल में क्या हुआ, इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं, या हमारे प्रोसेस में कहाँ कमी थी जिसने इस गलती को होने दिया। ये सवालों का नजरिया पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। और जब लोगों को पता होता है कि गलती होने पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, ना कि उन्हें सजा दी जाएगी, तो वे बचाव करने के बजाय जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। ये सीखने और सुधार करने का माहौल बनाता है, ना कि डर का। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनकर गालियां मानना, मदद मांगना, मुझे नहीं पता कहना, एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है। क्या इससे एक लीडर की अथॉरिटी और आत्मविश्वास कम नहीं हो जाएगा? क्या टीम ये नहीं सोचेगी कि हमारा लीडर तो खुद ही कंफ्यूज्ड है? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है नहीं। इसके विपरीत, ये एक अलग और ज्यादा मजबूत तरह का आत्मविश्वास बनाता है, जिसे सोर्स में ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस कहा गया है। ये अहंकार या दिखावा नहीं है जो अक्सर असुरक्षा से पैदा होता है।
तो ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये जानना नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूं। इसका मतलब है ये जानना कि मैं गलत होने की स्थिति को भी संभाल सकता हूं। ये आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता, अपने मूल्यों की स्पष्टता और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता से आता है। ये अंदर से आता है, बाहरी पद या दिखावे से नहीं। ऐसा लीडर दूसरों को ताकत देने और उन्हें सफल होते देखने से डरता नहीं है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास दूसरों की सफलता से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो हम उस लीडर की तस्वीर से बहुत दूर आ गए हैं जो लोहे के कवच में बैठा है। हमने देखा कि बहादुर लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं, बल्कि हर दिन किया जाने वाला एक भावनात्मक अभ्यास है। बिल्कुल, ये हर रोज आराम की जगह हिम्मत को चुनने का फैसला है। ये उन भावनात्मक कवचों को उतारकर अपनी असलियत के साथ सामने आने का फैसला है। और ये अनिश्चितता के क्षणों में जजमेंट करने की बजाय जिज्ञासु बने रहने का फैसला है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि बहादुर लीडर मुश्किलों और असहजता से बचते नहीं हैं। वे मुश्किल बातचीत करते हैं, वे जोखिम उठाते हैं, और वे तब भी सच के साथ खड़े रहते हैं जब परिणाम अनिश्चित हों। सही कहा। वे असुविधा से गुजरने की ताकत और हिम्मत अपने अंदर विकसित करते हैं, ना कि उसे भागने के रास्ते खोजते हैं। यही असली हिम्मत है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके लिए सोचने जैसा है। अगर संवेदनशीलता ही हिम्मत का सबसे सटीक पैमाना है, तो एक लीडर के तौर पर या अपनी टीम के सदस्य के तौर पर कल आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा जोखिम, थोड़ी ज्यादा ईमानदारी और थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता शामिल हो? शायद वो किसी सहकर्मी से मदद मांगना हो, या किसी मीटिंग में एक ऐसा सवाल पूछना हो जिसे पूछने में सब झिझक रहे हों, या बस अपनी टीम को ये बताना हो कि आप भी किसी चीज को लेकर अनिश्चित हैं। वो एक छोटा सा बहादुर कदम क्या हो सकता है? किसी भी लीडर या संगठन पर भरोसा करने का असली मतलब क्या होता है? क्या ये बड़े बड़े वादों और शानदार घोषणाओं से बनता है, या फिर इसका राज उन छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में छिपा है जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और आज की हमारी चर्चा का आधार है ब्रेने ब्राउन का लीडरशिप पर किया गया काम, जहां वो कहती हैं कि विश्वास और मूल्य ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं और माप भी सकते हैं। हाँ, मतलब लीडरशिप सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि आप उसे कैसे हासिल करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस गुत्थी में क्या छपा है। ज्यादातर कंपनियों में हम देखते हैं कि दीवारों पर बड़े सुंदर अक्षरों में उनके मूल्य लिखे होते हैं। सत्यनिष्ठा, नवाचार, सम्मान, पूरी लिस्ट होती है। लेकिन ब्रेने ब्राउन एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि इन सब में से सिर्फ 2 मूल्य चुने, सिर्फ 2, जिन पर आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। सिर्फ 2 ही क्यों? देखिए, इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। सोचिए, अगर आपके पास 10 प्राथमिकताएं हैं, तो असल में आपके पास कोई प्राथमिकता है ही नहीं। हाँ, ये तो है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तब आप उन 10 मूल्यों के हिसाब से नहीं चल सकते। आप सिर्फ उसी पर टिकते हैं जो आपके लिए सच में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और बाकी के 8? बाकी के 8 बस अच्छी लगने वाली बातें बन के रह जाती हैं। और दबाव के पलों में ही तो इन मूल्यों की असली परीक्षा होती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोचिए, एक कंपनी का सबसे बड़ा मूल्य है ग्राहक सबसे पहले। अब एक दिन उनका सबसे बड़ा क्लाइंट एक ऐसी मांग रखता है जो पूरी तरह से अनुचित है और जिससे टीम पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। अब उस लीडर के सामने एक चुनाव है, सुविधा या साहस? बिल्कुल। सुविधा का रास्ता है कि क्लाइंट की बात मान ली जाए और टीम को बलि का बकरा बना दिया जाए, और साहस का रास्ता है कि क्लाइंट को एक मुश्किल ना कहा जाए, भले ही इससे बिजनेस का नुकसान हो। वही एक पल दीवारों पर लिखे 10 मूल्यों से ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी दबाव में अक्सर हमारे इरादे और हमारे काम में फर्क दिखने लगता है। कई बार लीडर्स कहते हैं, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। पर जब भरोसा टूट जाता है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान है। बात संरेखन की नहीं, बल्कि सीधी सादी भाषा में कहें तो कथनी और करनी में फर्क ना होने की है। जो आप मानते हैं वही कहें, और जो कहते हैं वही करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, तभी बात बनती है। साहसी लीडर बहाने नहीं बनाते। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मुझसे गड़बड़ हुई और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। वे दूसरों से जवाबदेही की उम्मीद करने से पहले खुद इसका उदाहरण बनते हैं।
मतलब ये जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो वाला रवैया नहीं है, बल्कि जैसा मैं करती हूँ वैसा देखो और सीखो वाला है। बात इरादे की नहीं, बल्कि आपके काम के असर की है। एकदम, क्योंकि टीम आपके इरादे नहीं देखती, वो आपके काम का असर महसूस करती है। अगर किसी लीडर के फैसले से टीम का मनोबल टूटता है, तो यह कहना काफी नहीं है कि मेरा इरादा तो अच्छा था। उन्हें उस असर की जिम्मेदारी लेनी होगी और भरोसे को फिर से बनाना होगा। और भरोसा, वो तो एक बहुत ही नाजुक चीज है। ये भरोसे वाली बात बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि विश्वास किसी एक बड़ी जीत से बनता है, जैसे कोई बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली या एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन ब्राउन इस पूरी सोच को ही पलट देती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, विश्वास किसी भव्य समारोह में नहीं बनता। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनता या टूटता है। जैसे शीशे का एक जार हो और हर बार जब कोई आपका भरोसा जीतता है तो आप उसमें एक कंचा डाल देते हैं। अच्छा, और जब कोई भरोसा तोड़ता है तो आप एक कंचा निकाल लेते हैं। क्या आपने अपना काम समय पर पूरा किया? एक कंचा अंदर। क्या आपने मीटिंग में किसी और के आइडिया का क्रेडिट खुद ले लिया? एक कंचा बाहर। बिल्कुल। क्या आपने किसी की निजी बात को गोपनीय रखा? एक कंचा अंदर। क्या आपने मीटिंग में किसी को सबके सामने नीचा दिखाया? कई कंचे बाहर। ये सब बहुत छोटे छोटे पल हैं, लेकिन इन्हीं से वो जार भरता या खाली होता है। तो इसका मतलब है कि विश्वास कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये एक हुनर है। इसे सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इसी को समझने के लिए एक व्यवहारिक तरीका है ब्रेविंग फ्रेमवर्क। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार सुना तो लगा कि क्या विश्वास जैसी मानवीय भावना को 7 हिस्सों के फॉर्मूले में बांधा जा सकता है? ये थोड़ा मशीनी नहीं लगता? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक नक्शे की तरह है। जब भरोसा टूटता है तो हम बस इतना महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये नक्शा हमें ये पहचानने में मदद करता है कि गड़बड़ कहाँ है। अच्छा। ब्रेविंग 7 शब्दों के पहले अक्षर से बना है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है बी, बाउंड्रीज, यानी सीमाएं। सीमाएं मतलब ये जानना कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। और उस ना को बिना अपराध बोध के कहना। एक लीडर जो हर चीज के लिए हाँ कह देता है, वो अपनी टीम के साथ विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे वादे कर रहा है जो पूरे नहीं हो सकते। स्पष्ट सीमाएं तय करना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना विश्वास की पहली सीढ़ी है। ठीक है, अगला है आर, रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। ये तो सीधा लगता है, जो कहा वो किया। हाँ, पर इसमें एक गहराई है। ये सिर्फ बड़े वादे पूरे करने के बारे में नहीं है, ये लगातार छोटे छोटे वादे निभाने के बारे में है। अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हें कल सुबह रिपोर्ट भेज दूंगा, तो वो रिपोर्ट सुबह पहुंच जानी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब है कि लोग आप पर निर्भर रह सकते हैं, वे जानते हैं कि आपकी बात का वजन है। फिर आता है ए, अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में अपनी गलती मानना लीडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि इससे वे कमजोर दिखेंगे। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में जब कोई लीडर सबके सामने कहता है ये मेरी गलती थी और मैं इसे ठीक करूंगा, तो वो कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता है। जवाबदेही का मतलब है अपनी गलतियों का मालिक बनना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। दूसरों पर उंगली उठाना जवाबदेही का ठीक उल्टा है। चौथा है वी, वॉल्ट, यानी तिजोरी। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई आपसे विश्वास में कुछ कहता है तो वो बात एक तिजोरी में बंद हो जाती है। आप उस जानकारी के मालिक नहीं बल्कि उसके रखवाले बन जाते हैं। इसे दूसरों के साथ साझा करना उस विश्वास को तोड़ना है। ये वॉल्ट वाली बात बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ बॉस और कर्मचारी के बीच की बात है या सहकर्मियों के बीच की गपशप पर भी लागू होती है? ये हर जगह लागू होती है। ऑफिस की गपशप विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहां मौजूद नहीं है, तो आप वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह संदेश दे रहे होते हैं कि जब वे कमरे में नहीं होंगे तो आप उनके बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे। बिल्कुल। हम सब ने उन मीटिंग्स में हिस्सा लिया है जहां मीटिंग खत्म होने के बाद असली मीटिंग शुरू होती है। वही वॉल्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन है। समझ गई। अगला है आई, इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब है आराम की बजाय साहस को चुनना और अपने मूल्यों पर टिके रहना, तब भी जब ऐसा करना मुश्किल हो। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या मानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप जो मानते हैं उसका अभ्यास करते हैं या नहीं। मतलब आपके काम और आपके मूल्यों के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इसके बाद है एन, नॉन जजमेंट, यानी बिना आलोचना किए मदद मांगना और देना। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लोग ये कहने से ना डरें कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
या मुझे मदद की जरूरत है। अगर कोई मदद मांगता है और आप उसे नीचा दिखाते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आप गारंटी ले सकते हैं कि वो दोबारा कभी मदद नहीं मांगेगा, और वो अपनी गलतियों को छिपाना शुरू कर देगा, जो संगठन के लिए बहुत खतरनाक है। और आखिर में जी, जेनरोसिटी यानी उदारता। इसका मतलब है दूसरों के इरादों के बारे में सबसे उदार अनुमान लगाना। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो तुरंत ये मान लेने के बजाय कि उसने जानबूझकर ऐसा किया या वो नाकाबिल है, आप ये सोचते हैं कि शायद कोई अच्छी वजह रही होगी। आप उनसे सीधे और सम्मानपूर्वक बात करते हैं। ये संदेह का लाभ देने जैसा है। तो ये ब्रेविंग का नक्शा हमें दिखाता है कि विश्वास कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इन 7 अलग-अलग धागों से बुना हुआ एक कपड़ा है। अगर कपड़ा कहीं से फट रहा है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा धागा कमजोर पड़ गया है। एकदम सही। अब आप टीम में ये नहीं कहते कि हमें एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हाँ, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय आप पूछ सकते हैं, क्या हमारी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, बाउंड्रीज? क्या हम एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वॉल्ट? क्या हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी? आप समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। और जब टीम के सदस्य मदद मांगने या अपनी गलती मानने में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़ जाता है। एक ऐसा माहौल जहां लोग बिना किसी डर के अपनी राय रख सकें। बिल्कुल। और जब ये सुरक्षा नहीं होती तो ईमानदारी की जगह चुप्पी ले लेती है और सीखने की जगह डर। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। किसी टीम में चुप्पी अक्सर कर्मचारियों की उदासीनता का नहीं, बल्कि नेतृत्व की विफलता का संकेत होती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर टीम चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि वे बोलने में खतरा महसूस करते हैं। ठीक यही बात है। साहसी लीडर इस चुप्पी को तोड़ते हैं। वे जानबूझकर असहमति को आमंत्रित करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, जैसे इस योजना में क्या कमी है, या ऐसा क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। और जब कोई हिम्मत करके सच बोलता है तो वे उसे सजा नहीं देते, बल्कि उसका धन्यवाद करते हैं, भले ही वो सच सुनना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये नहीं होते जितना कि झूठ बोलना, लेकिन ये दीमक की तरह विश्वास को अंदर से खोखला कर देते हैं, जैसे पक्षपात करना या सार्वजनिक रूप से किसी को शर्मिंदा करना। ये सब सूक्ष्म जहर की तरह है। पक्षपात ये संदेश देता है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है। सही है। सार्वजनिक रूप से किसी को शर्मिंदा करना मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को एक झटके में खत्म कर देता है। और एक और चीज है असंगति। जब एक लीडर आज एक बात कहता है और कल ठीक उसके उलट, तो टीम को समझ नहीं आता कि किस बात पर भरोसा करें। वो हमेशा अनिश्चितता में रहते हैं। तो जब कोई मुश्किल फैसला लेने का समय आता है तो एक साहसी लीडर इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूल्यों पर आधारित निर्णय कैसे लेता है? वे खुद से कुछ बहुत सीधे लेकिन मुश्किल सवाल पूछते हैं। पहला, क्या ये फैसला हमारे उन 2 मूल मूल्यों के साथ मेल खाता है? ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मजांच है। दूसरा, इस फैसले का असर किन लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, क्या हम साहस चुन रहे हैं या सुविधा? साहस बनाम सुविधा, ये एक शक्तिशाली अंतर है। हाँ, क्योंकि नैतिक रास्ता अक्सर सबसे ज्यादा असुविधाजनक रास्ता होता है। इसका मतलब हो सकता है कि कम समय के फायदे को छोड़कर लंबी अवधि की सत्यनिष्ठा को चुना जाए, या छवि बनाने की जगह पारदर्शिता को चुनना। बिल्कुल। नैतिकता में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो भी शॉर्टकट जैसा दिखता है वो हमेशा लंबे समय में विश्वास को नष्ट करता है, और बिना विश्वास के कोई भी लीडरशिप स्थायी नहीं हो सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार यह है कि मूल्य और विश्वास सिर्फ पोस्टर पर लिखने के लिए अच्छे शब्द नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के व्यवहार हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप हर दिन हर बातचीत में अभ्यास करती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। साहसी लीडर अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट होते हैं। वे जानबूझकर विश्वास बनाते हैं, और जब हालात मुश्किल होते हैं तब भी वे नैतिक रूप से नेतृत्व करने का साहस दिखाते हैं। वे जवाबदेही का अभ्यास करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दूसरे भी ऐसा करने में सुरक्षित महसूस करें। संक्षिप्त में कहें तो बिना मूल्यों के नेतृत्व सिर्फ शक्ति पैदा करता है, लेकिन मूल्यों के साथ नेतृत्व विश्वास पैदा करता है। और लंबे समय में विश्वास ही वो अकेली चीज है जो मायने रखती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। अभी तक हमने बात की कि कैसे एक लीडर अपनी टीम में विश्वास बनाता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी संभव है? एक टीम का सदस्य अपने लीडर के साथ ऊपर की ओर विश्वास बनाने के लिए इसी ब्राविंग फ्रेमवर्क का उपयोग कैसे कर सकता है? अच्छा,
एक कर्मचारी कैसे अपने मैनेजर के साथ सीमाएं निर्धारित कर सकता है, विश्वसनीयता दिखा सकता है या उदारता का अभ्यास कर सकता है ताकि एक मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता बन सके। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम लीडरशिप के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो शायद सबसे मुश्किल है, पर उतना ही जरूरी भी, लचीलापन यानी कि रेजिलियंस। और हमारी आज की बातचीत का आधार है ब्रेने ब्राउन की एक बहुत ही कमाल की किताब राइजिंग स्ट्रांग। हाँ, और आज का हमारा मिशन, मतलब जो हम समझने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा सीधा है कि बहादुर लीडर गिरते कैसे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस गिरावट से सीखते कैसे हैं। बिल्कुल, और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते कैसे हैं। किताब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए, बाउंस बैक करना। हाँ, बल्कि उस गिरावट की वजह से आप और बेहतर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। सही कहा, ये बाउंस बैक नहीं, ये बाउंस फॉरवर्ड है। मतलब असफलता को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का, अपनी ताकत का, क्या कहते हैं, एक ईंधन बना लेना। ये एक पूरी प्रक्रिया है और आज हम इसी प्रक्रिया के हर कदम को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसे और दिलचस्प बनाते हैं। एक लीडर की कल्पना करते हैं। मान लीजिए उसका नाम विक्रम है। विक्रम, ठीक है। और विक्रम का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया है। अब देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया विक्रम के लिए कैसी दिखेगी। बढ़िया आइडिया है। तो चलिए विक्रम की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत जो किताब सामने रखती है वो ये है, असफलता तो होगी ही, उससे मुंह मोड़ना है या नहीं ये आपके हाथ में है। मतलब जहां कुछ नया करने की कोशिश हो रही है वहां गलतियां होंगी, आलोचना भी होगी और सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो विक्रम का फेल होना वो तो होना ही था एक तरह से। हाँ, और यहीं पर लीडर्स दो रास्तों पर निकल जाते हैं। कुछ जो असफलता से डरते हैं, वे विक्रम की जगह होते तो शायद वो जोखिम ही ना लेते, या फिर फेल होने पर अपनी टीम पर या हालात पर किसी और पर दोष मढ़ देते हैं। हाँ, अपनी गलतियां छुपाते और इस चक्कर में इनोवेशन, मतलब कुछ भी नया करने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात है। स्रोत के मुताबिक सबसे खतरनाक लीडर वो नहीं है जो फेल होता है, अच्छा, बल्कि वो है जो फेल होने की बात मानने से ही इनकार कर देता है। ओह, जब विक्रम जैसा लीडर कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, तो वो अपनी टीम को एक खामोश संदेश देता है कि यहाँ सच बोलने की सजा मिलती है। बिल्कुल, और गलतियों को छिपाना ही समझदारी है। ये रवैया भरोसे को एकदम खत्म कर देता है। तो विक्रम का प्रोजेक्ट फेल हो गया है, अब वो उस पल में खड़ा है। यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। पहला कदम, जिसे किताब में एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, द रेकनिंग। हिसाब किताब का वक्त। हाँ, हिसाब किताब का वक्त। ये वो पहला भावनात्मक तूफान है जो किसी भी गिरावट के बाद आता है। सदमा, गुस्सा, शर्मिंदगी, खुद पर शक। विक्रम इस वक्त इन सब भावनाओं से गुजर रहा होगा और एक लचीला लीडर यहीं पर कुछ अलग करता है। ज्यादातर लोग इस बेचैनी से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, या तो किसी और पर चिल्लाकर, या काम में खुद को डुबोकर, या ये दिखाकर कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन एक रेजिलिएंट लीडर विक्रम की तरह इन भावनाओं से भागने के बजाय उनके साथ बैठता है। उनके साथ बैठता है। हाँ, वो अपनी भावनाओं को नाम देता है। वो मानता है हाँ, मैं अभी बहुत निराश हूं, या मुझे शर्म आ रही है कि मैंने सबको नीचा दिखाया। मतलब वो उस मुश्किल भावना को महसूस करने की हिम्मत दिखाता है। बिल्कुल, और यहाँ का सबसे शक्तिशाली विचार यही है, जब तक आप खुद को गिरने का एहसास नहीं होने देंगे, तब तक आप मजबूती से नहीं उठ सकते। अगर आप उस दर्द को, उस झटके को महसूस ही नहीं करेंगे, तो उसे सीखेंगे कैसे? सही बात है। ये एक तरह से इमोशनल फर्स्ट एड जैसा है। घाव को देखे बिना आप उस पर पट्टी नहीं बांध सकते। ठीक है, तो विक्रम ने भावनाओं के उस पहले तूफान का सामना कर लिया। उसने मान लिया कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ महसूस करना तो काफी नहीं है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद असली दिमागी काम शुरू होता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इस दूसरे चरण को किताब में द रंबल कहा गया है। द रंबल? हाँ, यानी अपने अंदर चल रही कहानी से कुश्ती लड़ना। कहानी से कुश्ती? हाँ, इंसान होने के नाते हमारी आदत है कि हम हर घटना को समझने के लिए अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं। हाँ, जैसे विक्रम शायद सोच रहा होगा, ये प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं एक काबिल लीडर ही नहीं हूँ। बिल्कुल। या फिर मुझे पता था मेरी टीम के कुछ लोग मुझे सफल होते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। हाँ, या सबसे खतरनाक कहानी, आप कोई भी मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। और ये कहानियां अक्सर हमारे डर से निकलती हैं, तथ्यों से नहीं। और एक बहादुर लीडर
एक रेजिलिएंट विक्रम यहीं पर रुककर अपनी बनाई कहानी पर सवाल उठाता है। वो जासूस बन जाता है। हाँ, वो अपनी धारणाओं को चुनौती देता है। वो पूछता है, इस कहानी में कितना सच है और कितना मेरा डर। क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि टीम मुझे नीचा दिखाना चाहती थी? बिल्कुल। या फिर ये मेरी बनाई भी कहानी है ताकि मुझे कम बुरा लगे। वो बचाव करने के बजाय जिज्ञासु बन जाता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, अपनी ही बनाई कहानी पर शक करना। बहुत ज्यादा। लेकिन इसका नतीजा तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, असफलता के बाद हम खुद को जो कहानी सुनाते हैं वही यह तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं अटके रह जाएंगे। अगर विक्रम की कहानी है मैं नाकाबिल हूं, तो वो शायद दोबारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने से डरेगा। लेकिन अगर वो अपनी कहानी को बदल दे, हाँ, कि मैंने इस बार प्लानिंग में गलती की और अगली बार मुझे डेटा पर ज्यादा ध्यान देना होगा, तो ये कहानी उसे विकास का रास्ता दिखाती है। तो विक्रम ने अपनी भावनाओं का सामना किया, अपनी कहानी को चुनौती दी। अब वो उस मोड़ पर है जहां उसे समझ आ गया है कि असल में क्या गलत हुआ। यहां से तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है, द रेवोल्यूशन, यानी असली बदलाव। हाँ, ये वो पड़ाव है जहां सोच और एहसास एक्शन में बदलते हैं। जो लीडर इस प्रक्रिया से गुजरकर मजबूती से उठते हैं, वे अपनी सीख को सिर्फ एक डायरी में लिखकर नहीं छोड़ देते। नहीं, वे उसे अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। विक्रम शायद अपनी टीम के साथ मीटिंग करने का तरीका बदलेगा। वो सिर्फ अपना रवैया नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स को भी बदलेगा जिनकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हुआ। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी सीख को पूरी टीम के साथ साझा करेगा। वो बताएगा, दोस्तों प्रोजेक्ट फेल हुआ और इसमें मेरी ये गलतियां थीं। मैंने इससे ये सीखा है और आगे से हम ये चीज अलग तरीके से करेंगे। और जब ऐसा होता है तो एक तरह का जादू होता है। असफलता एक कलंक नहीं रहती, बल्कि भविष्य की रणनीति का एक हिस्सा बन जाती है। दर्द ज्ञान में बदल जाता है। और एक असफलता टीम के भीतर विश्वास को और गहरा कर देती है, क्योंकि लीडर ने उसे ईमानदारी से संभाला। यहीं पर वो बात सच होती है, विकास तब होता है जब सीखना दिखाई देता है और साझा किया जाता है। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो बहुत दिलचस्प है और जिसे लेकर बहुत गलतफहमी है। आत्मकरुणा, यानी सेल्फ कंपैशन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये खुद को ज्यादा छूट देना है। हाँ, बहाने बनाना। एक लीडर को तो खुद पर सख्त होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही आम धारणा है। कई लीडर्स मानते हैं कि खुद की कड़ी आलोचना करना ही बेहतर प्रदर्शन का रास्ता है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो खुद पर सख्त नहीं होंगे तो आलसी हो जाएंगे। लेकिन ये स्रोत इसका ठीक उल्टा कहता है। उसके अनुसार आत्मकरुणा का मतलब है क्रूरता के बिना खुद को जवाबदेह ठहराना। मतलब विक्रम खुद से ये तो पूछेगा कि मुझसे क्या गलती हुई, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं एक बेवकूफ हूँ। वो खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो अपनी टीम के किसी मुश्किल में फंसे साथी के साथ करता। यहाँ पर विज्ञान भी यही कहता है। कठोर आत्म आलोचना से कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो सीखने और रचनात्मकता को रोकता है। हाँ, ये बर्नआउट को जन्म देता है, डर पर आधारित लीडरशिप बनाता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी सीख ये है, आत्मकरुणा लचीलापन बढ़ाती है, आत्म आलोचना इसे खत्म कर देती है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की ताकत का स्रोत है। इसी से जुड़ा एक और हिस्सा किताब का मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा, और वो है सुधार के दौरान दिखाई गई संवेदनशीलता, यानी वल्नरेबिलिटी, विश्वास बनाती है। मुझे हमेशा लगता था कि लीडर का काम है मजबूत दिखना, अपनी कमजोरियां छिपाना। अगर विक्रम अपनी टीम के सामने जाकर अपनी गलती मान लेगा तो क्या टीम उसे कमजोर नहीं समझेगी? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। स्रोत बताता है कि जब लीडर अपनी गलतियों और अपनी सीख के बारे में खुलकर बात करते हैं तो टीमें उन्हें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद समझती हैं। ज्यादा मानवीय। बिल्कुल। सोचिए, अगर विक्रम अपनी टीम को इकट्ठा करके कहे, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये है जो मैंने सीखा है और मुझे इसे ठीक करने के लिए आप सबकी मदद चाहिए, तो टीम का रिएक्शन क्या होगा? शायद वो उसकी ईमानदारी की इज्जत करेंगे और उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पूर्णता का दिखावा दूरी बनाता है, संघर्ष को स्वीकार करना संबंध बनाता है। लोगों को कोई सुपर हीरो नहीं चाहिए जो कभी गलती ना करे। उन्हें एक वास्तविक, एक सच्चा लीडर चाहिए। हाँ, जिसके साथ वो खुद को जोड़ सकें। जब एक लीडर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो वो अपनी टीम को भी बिना डर के अपनी राय रखने की इजाजत देता है। तो ये सिर्फ विक्रम के अकेले उठने के बारे में नहीं है, नहीं, ये पूरी टीम को अपने साथ उठाने के बारे में। और यही हमें हमारे अंतिम सिद्धांत पर लाता है, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जो एक साथ मजबूती से उठे। हाँ, क्योंकि लचीले लीडर अकेले नहीं उठते,
वे अपने आसपास एक ऐसा माहौल, एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां हर कोई गिरकर उठना सीखता है। और ऐसी संस्कृतियों की पहचान क्या होती है? वहां असफलताओं पर खुलकर चर्चा होती है, लेकिन किसी एक पर दोष मढ़ने के लिए नहीं। बल्कि ये समझने के लिए कि हमने क्या सीखा। वहां गलतियों को छिपाने पर सजा नहीं, बल्कि उनसे सीखने पर इनाम मिलता है। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये लीडरशिप की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सवाल को किसकी वजह से फेल हुए से बदलकर इस फेलियर से हमने क्या सीखा कर देता है। हाँ, ये मानसिकता को इसे छिपा दो, किसी को पता ना चले, से बदलकर चलो सब मिलकर इसे ठीक करते हैं। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी से एक सामूहिक सीखने की प्रक्रिया बन जाती है। और यहाँ सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, एक ऐसी संस्कृति जो अपनी असफलताओं के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती, वह लंबे समय तक अपनी सफलताओं को भी बनाए नहीं रख सकती। बिल्कुल, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी बड़ी असफलताएं और उनसे मिली सीख छिपी होती है। अगर आप सीखने वाले हिस्से को ही खत्म कर देंगे तो सफलता भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यही है कि लचीलापन कोई जादुई गुण नहीं है। नहीं, यह एक अनुशासन है, एक अभ्यास है जिसे सीखा जा सकता है। बहादुर लीडर विक्रम की तरह भावनात्मक बेचैनी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। वे असफलता के बाद खुद को सुनाई जाने वाली पहली कहानी को चुनौती देते हैं और वो अपनी सीख को साझा करके अपने संघर्ष को अपनी ताकत में बदल देते हैं। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये होगा, मजबूती से उठने का मतलब कभी न गिरना नहीं है। इसका मतलब है नीचे गिरे रहने से इनकार करना। बहुत खूब। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। लीडरशिप को एक तरफ रख दें। जब किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में या सेहत में, तो उस झटके के ठीक बाद वो व्यक्ति खुद को जो कहानी सुनाता है, वो कहानी उसके जीवन के अगले अध्याय को कैसे आकार देती है। हाँ, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है।